चलो खत्म हो गई सारी बातें। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ये टॉपिक है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि सरकार की आय का जो प्रमुख स्रोत है वो टैक्स है। और यदि ये टैक्स आपसे कोई वापस मांगने आ जाए तो कहीं ना कहीं कष्ट नहीं आई बात। पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर एक खास बात ये है कि जो भी टैक्स दिया जाता है वो दो तरह के व्यक्तियों द्वारा दिया जाता है। एक होता है रजिस्टर्ड पर्सन और एक होता है अनरजिस्टर्ड पर्सन। मतलब क्या ये समझे नहीं? आप मुझे बताइए, कोई भी जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यक्ति है, अभी मेरा पूरा टॉपिक है वो रेगुलर पर फोकस्ड है। टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन दो तरह के बताए गए, एक रेगुलर एक कंपोजिशन। हम कंपोजिशन के विषय में अभी बात नहीं करेंगे, पूरा फोकस रेगुलर वाले पर है। और रेगुलर स्कीम में जो व्यक्ति होता है उसको प्रत्येक ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी लगा करके ही बिल देना होता है। ठीक है। कंपोजिशन में जो व्यक्ति होता है वो जब माल की या सेवा की सप्लाई देगा तो वो अपने बिल पर जीएसटी नहीं लगा सकता। ध्यान रखना। तो कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत मैं यदि रजिस्टर्ड हूँ और यदि मैं आपको कोई बिल देता हूँ जिसपे मेरा जीएसटी नंबर लिखा होगा, मेरा नाम फर्म का लिखा होगा, लेकिन उस बिल के ऊपर लिखा होगा बिल ऑफ सप्लाईज, जितने भी टैक्स इनवॉइस होते हैं उनमें टैक्स जरूर लगा होगा। ये एक बहुत बेसिक फर्क मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्क क्या है? जिन बिलों में टैक्स लगा होता है उनके ऊपर टैक्स इनवॉइस लिखा होता है, जिन बिलों में टैक्स नहीं लगा होता उन बिलों के ऊपर बिल ऑफ सप्लाई लिखा होता है। आप इस बात को समझिए। यदि मैंने चना, गेहूं, अनाज, बाजरा इस तरह की कोई भी आइटम बेची और उस पर कोई टैक्स लगता नहीं है, तो बेशक मैं रेगुलर में हूँ, मुझे बिल के ऊपर क्या लिखना होगा? बिल ऑफ सप्लाई। एक ऐसा बिजनेस मैं आपको दूंगा अभी करने के लिए जिसमें जीएसटी के अंतर्गत ऐसे बिल आएगी जिसमें बिल ऑफ सप्लाई लिखा मिलेगा। दूसरी तरफ मैं हूँ कंपोजिशन स्कीम में, तो मैं तो किसी प्रकार के टैक्स लगा ही नहीं सकता, तो मैं अपने बिलों के ऊपर सामने वाले को क्या लिख के दूंगा? बिल ऑफ सप्लाई। नीचे अदरक, पुष्पेन। चलो बात सुनो। तो बात यहाँ हो रही है कि रेगुलर व्यक्ति यदि कोई भी आप सामान बेचेगा वो या तो टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करेगा या एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई करेगा। ये विषय बहुत सिंपल सा है कि सरकार ने कुछ वस्तुओं की बिक्री पर टैक्स सरकार ने कुछ वस्तुओं की बिक्री पर टैक्स लेने से मना कर दिया है। कुछ वस्तुओं की बिक्री पर टैक्स लगता है तो इसलिए उनको कहते हैं टैक्सेबल गुड्स। तो जिन वस्तुओं की बिक्री पर टैक्स नहीं लगता है उन्हें एग्जेम्प्टेड गुड्स बोलते हैं। मतलब आप में से कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, मान के चलो जिसमें मैं फीस लेता हूँ, कुछ स्टूडेंट हो सकता है ऐसे जिसमें फीस नहीं ले लेता हूँ। अरे सही बात है। कहाँ पे जाओ? 10 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा तुम्हें। अरे सर 100 का दे देंगे कैसी बात है? चलो ठीक है, देखते हैं ना। आई हां आगे देख चला चला चलो ठीक है। मजाक ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाता है। अच्छा 10% सुनो मेरी बात। तो सामने वाला क्या कर रहा है? डिस्काउंट नहीं दे रहा है। सुनो, तो बात यहाँ ये थी कि जीएसटी के अंदर यदि मैंने एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई की, मतलब जिन पर टैक्स नहीं लगता, तो मैंने एग्जांपल किया आपको दिया फीस वाला। तो ऐसा हो सकता है कि जहाँ कोई फीस ना लगे या कुछ जगह पर फीस कम हो, किसी पे फीस ज्यादा हो, ये भी केसेस बन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि हमें यदि किसी चीज पर टैक्स लगना ही नहीं है तो हमने उसको बोलना है क्या? एग्जेम्प्टेड। अच्छा, कुछ इसमें ऐसे भी हो सकते हैं जो जीएसटी पढ़ने आए नहीं, वो तो बैठ गए हैं बस क्लास में, जो ना वो टैक्स टेक्निकली स्टूडेंट हैं। तो ऐसे के केसेस का क्या करेंगे? ऐसे केसेस में हमको उनके साथ डील करना है, मजबूरी है, वो बैठेंगे, हम उन्हें भगा नहीं सकते।
लेकिन हम उनको ना तो फीस चार्ज कर सकते और ना उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको कुछ नहीं, लेकिन ठीक है वो हमारे ओवरऑल क्लास का पार्ट बन गए। डीजल, पेट्रोल, एयर टरबाइन फ्यूल, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं, और स्पेशली स्टाम्प ड्यूटीज और प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री होती है तब, इलेक्ट्रिसिटी, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, अल्कोहल, ह्यूमन कंजम्पशन वाली, पीने वाली, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर उनको जीएसटी में लिया ही नहीं गया है, जीएसटी में रखा ही नहीं गया, बोले जीएसटी में वो ही नहीं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जीएसटी बुक्स पर शायद 5%। नहीं, बात समझो, मैंने बात की जीएसटी लगता है, ये नहीं कहा टैक्स नहीं लगता, मैंने कहा जीएसटी नहीं लगता, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, उस पर वैट लगता है, उस पर अलग तरह के टैक्स लगते हैं। ये टैक्स पे नहीं है, क्यों? डीजल, पेट्रोल और शराब सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है, मोटी कमाई सरकार की यहीं से आती है। और सरकार ने पहले बोल दिया कि बड़े भाई साहब, बड़े भाई को पहले खोल दिया, वो तो ठीक है, पर ये दुकान बंद नहीं करूंगा, बोले और सब दुकानें बंद कर लूंगा मैं अपनी, ये दुकान तो भाई साहब मेरी कमाई का मेन स्रोत है। और आश्वासन दे दिया कि चलो अपन एक काम करते हैं, पहले बाकी दुकानों को बंद करके देखते हैं, जब लगेगा कि इसको यहाँ पर लेने से फायदा है तो फिर इसको भी ले लेंगे। तो मतलब डीजल, पेट्रोल, जीएसटी, इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्ट्रीज वगैरह जो होती हैं, इनको भविष्य में जीएसटी के दायरे में लेके आया जा सकता है, संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन आज की डेट में इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, मतलब जीएसटी के दायरे में नहीं है। हाँ, गेहूं, मैं एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ, चावल, नमक, बाजरा, चना, ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बेसिक नीड के आइटम हैं, जो डेली बेसिस पर हम हर गरीब से गरीब व्यक्ति को भी चाहिए। इस वजह से कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनको जीएसटी में तो ले लिया गया, साइलेंट पे डाल दो, क्या ठीक, थैंक यू। तो ऐसे केसेस में क्या हुआ कि वहां पर उन्हें जीएसटी में तो ले लिया गया, लेकिन उन पर टैक्स नहीं लगाया। बोले अब आलू पर टैक्स नहीं लगेगा, आप आलू बेचो कोई टैक्स नहीं, दूध बेचो कोई टैक्स नहीं, गेहूं, बाजरा, चावल, चना, खाने की चीजें बहुत बेसिक नीड की, उस पर टैक्स, लेकिन इन्हीं चीजों को पैक कर दिया हमने, ब्रांडिंग कर दी, अब उन पर टैक्स लगेगा। सिंपल सा गणित है और कुछ ज्यादा नहीं है। सरसों पर टैक्स है 5%, तेल पर टैक्स है 5%। तो कुछ प्रोडक्ट्स पे टैक्स है, कुछ पे नहीं है, कुछ पे कम है, ये डिपेंड करता है उसकी कैटेगरी क्या है। वो यदि डेली इसेंशियल नीड के आइटम है, मेडिकल पे ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर 5% टैक्स रखा गया है, एजुकेशन सर्विसेज को बाहर रखा गया है इससे, क्योंकि बेसिक है, बेसिक चीज है, राइट है हर व्यक्ति का एजुकेशन, तो उस पर टैक्स नहीं लगा है। हाँ, प्राइवेट होती है इंस्टीट्यूट, जैसे हम जैसे इंस्टीट्यूट हैं, यदि हम 20 लाख से ऊपर निकल रहे हैं तो फिर हम जीएसटी लगाने का हमको कंपल्शन आ जाएगा, लेकिन स्कूल कॉलेजेस की पढ़ाई पर कोई जीएसटी नहीं लगता, डॉक्टर की सेवाओं पर कोई जीएसटी नहीं है, फिजियोथेरेपी पर या आप कोई डायग्नोस्टिक सर्विसेज लो वहां पर जीएसटी लगता है। तो मोटी मोटी बात यह है कि हमें जब सप्लाई करनी है किसी वस्तु की या सेवा की, तो वो हम किसे कर रहे हैं, वो और किस चीज की कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं एग्जम्प्टेड की, तो टैक्स की बात ही खत्म हो गई। तो जब टैक्स लगा ही नहीं तो सरकार पर पहुंचेगा ही नहीं, जब सरकार पर पहुंचेगा नहीं तो वो टेंशन वाला काम नहीं है। तो जितने भी लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और बिल्कुल ज्यादातर टैक्स फ्री आइटम की सप्लाई करते हैं, वहां पर टैक्स के लिटिगेशन, टैक्स के विवाद कम होते हैं, क्योंकि वहां टैक्स का कोई चक्कर ही नहीं। उदाहरण बताऊं, एक हमारे क्लाइंट है जो मंगलसूत्र, शायद बात की है मैंने पहले कभी इस बारे में, उनका साथ यही है कि उनका जितना भी वो मंगलसूत्र जो महिलाएं गले में पहनती हैं, प्लास्टिक के दाने आते हैं चाइना से, और उसका धागा आता है, उसका वो बांधने का पिछला स्क्रू आता है, वो सब पे टैक्स लग के आता है, लेकिन जब मंगलसूत्र बन जाता है ना, वो टैक्स फ्री। अब मंगलसूत्र बेच रहे हैं, उस पर टैक्स ले ही नहीं रहे, तो टैक्स सरकार तक जा ही नहीं रहा। ऐसे केसेस में विवाद की स्थिति ही खत्म हो गई। काय का विवाद? आप सोच के देखिए, आप जो पैसा कमाते हो, यदि उस पैसे में से कोई आपसे कम पैसा दे आपको, आपको बुरा लगेगा, आपको कष्ट होगा, बोले मेहनत की और उसके बाद कम पैसा में मिल रहा है, तो आप उससे लड़ोगे, झगड़ोगे, पैसा पूरा दे। सरकार भी यही कर रही है। सरकार कह रही है कि आप देश में रह रहे हो, देश के संसाधनों का उपयोग कर रहे हो, देश के अंदर सारा व्यापार कर रहे हो, तो टैक्स देना पड़ेगा आपको। अब ये रट्टे की जड़ हुई है क्या?
आप और हमने आज जीएसटी लागू होने से लेके आज तक 7-8 साल हो गए, कभी दिमाग नहीं लगाया कि हमने क्या खरीदा उस पर कितना टैक्स देना है। जब हमने कभी सरकार से वापस नहीं मांगा कि साहब हमें टैक्स वापस दो, तो सरकार को आपसे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आपसे क्या क्या ही दिक्कत होगी। दिक्कत का विषय क्या है कि जो बीच वाला चैनल है वो जब टैक्स की चोरी करने की कोशिश करता है, टैक्स की चोरी करता है, सरकार उन लोगों को पकड़ना चाहती है। अभी एक समस्या और है क्या कि कोई वस्तु, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीद की, बना के मैंने रेडी कर, ये वस्तु यदि मैं बेचूंगा, मैं कह रहा हूँ मेरा प्रॉफिट भी इसमें शामिल है, सब कुछ है, मतलब ये मेरी सेलिंग प्राइस है, इस पर जीएसटी मुझे लगानी है। उदाहरण के लिए मैंने 10 रुपए की जीएसटी लगानी, तो कितना हो गया 110। मतलब आप में से जिस जो भी मन में सोचना चाहे मैंने 110 रुपए खरीदू, अब आप कौन हो, अनरजिस्टर्ड हो, आप तो 110 रुपए दे रहे घर बैठे, बात खत्म हो गई, आपने वो वस्तु यूज कर ली। लेकिन यदि मैं या आप, कोई भी व्यक्ति रजिस्टर्ड है, मतलब क्यों रजिस्ट्रेशन किसने लिया, व्यापारी ने, हाँ, तो उस वस्तु को क्या करेगा, या तो व्यापार में यूज करेगा या उसको बेचेगा, यही तो होगा। और क्या होगा, क्योंकि आप और हम तो व्यापारी है नहीं, आप और हम तो सब कौन हो गए, कंज्यूमर। अनरजिस्टर्ड है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो टैक्स देना ही देना है, लेना तो वापस है नहीं सरकार से। लेकिन जो एक व्यक्ति जिसने ये 110 रुपए चुकाए, तो वो क्या करने वाला है, अब 100 रुपए पर अपना, उदाहरण के लिए बताओ, 20 रुपए का मुनाफा जोड़ लेगा, तो वो इस प्रोडक्ट को बेचेगा 120 का। हाँ यार, अभी उसको भी टैक्स लगाना पड़ेगा, तो भी टैक्सेबल तो सप्लाई है ही। अब उसने टैक्स लगा दिया 10% से 12 रुपए का, तो उसने सामने वाले से कितने रुपए लिए, 122, 132 और 132। सामने वाला यदि अनरजिस्टर्ड है तो उसने भी 132 दे दिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब दिक्कत ये आई कि इस व्यक्ति ने अपना मुनाफा कितना जोड़ा, 20 रुपए, तो कायदे से इसकी जेब में कितने रुपए आने चाहिए, 120 रुपए। इसकी जेब में 132 रुपए आए, इसकी जेब से 110 रुपए गए, मोटे मोटे तौर पर बात करें, डिफरेंस कितना हो, 22 रुपए का, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पर बात आई, इसने जो टैक्स लिया कितने रुपए का, मतलब इसकी जेब में अभी 22 रुपए बच रहे हैं, 110 चले गए थे, 132 रुपए इसने लिए, तो इसकी जेब में 22 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। अभी इस व्यक्ति ने 120 रुपए का माल बेच के 12 रुपए का टैक्स लिया, ये जो टैक्स लिया ये इसकी क्या बन गई, ये क्या हुआ, अलग ही दुनिया में खोया हुआ है। सुनो, ये 12 रुपए क्या बन गई इसकी, एक के बाद से 4 निशानी पैदा, बाकी सब अलग हो जाते हैं, सारे टोकरे वाले हैं, लाइबिलिटी। तो 12 रुपए ये मेरी लाइबिलिटी बन गई, और लाइबिलिटी यदि है तो चुकानी पड़ेगी। तो मैंने अभी 110 खर्च किए, मेरी जेब में 132 आए, और 12 रुपए मेरी सरकार को चुकाने, तो मैंने 12 रुपए सरकार को दे दिए। अब मेरी जेब में कितने बचे, गड़बड़ हो गई ना। मैंने तो 20 रुपए जोड़े थे मुनाफे के, मेरी जेब में तो बच रहे हैं 10, क्योंकि मैंने 12 रुपए सरकार को टैक्स चुका दिया, क्योंकि मैंने 12 रुपए सामने वाले से क्या कह के लिए, क्या कह के लिए, जीएसटी का मतलब, जीएसटी का दूसरा नाम सरकार की इनकम, और बुरी नजर वाले तेरा मुक्का, मतलब सरकार कहेगी कि भैया तुम 12 रुपए नहीं दोगे क्या, मेरी इनकम पर बुरी नजर मत डालो, मुझे 12 रुपए दो, तो सरकार को हम 12 रुपए देने को रेडी हैं, ले लीजिए। लेकिन हमने जब अपना गणित फैलाया तो क्या हुआ, 10 रुपए बचे भाई, ये कहाँ गड़बड़ होगी, कहाँ गड़बड़ होगी, मेरे तो 20 रुपए जोड़े थे, लेकिन जेब में बच रहे हैं 10 रुपए, 10 रुपए कहाँ गए, हाँ अब देखो सुनो, ये गड़बड़ यहाँ हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले इनकम टैक्स में एक छोटी बात बोली, आपको शायद याद आ रहा होगा, मैंने कहा था एक टैक्स तक तुम्हारा टैक्स नहीं कर सकते,
एक चीज पर दोबारा दो दो टैक्स थे। पार्टनर्स को जो प्रॉफिट मिला उस पर पहले ही एक बार इनकम टैक्स फर्म ने चुका दिया, तो फिर दोबारा से पार्टनर उस इनकम का टैक्स नहीं चुकाएंगे। कुछ वैसी बात यहाँ हो रही है। वो क्या हो रही है, मैंने जिस वस्तु को खरीदा उस पर एक बार जब मैं 10 रुपए दे आया और फिर मैं सरकार को दोबारा 12 रुपए देने जाऊंगा, तो सरकार की पॉकेट में एक ही वस्तु पर 22 रुपए टैक्स पहुंच गया भाई। ये गड़बड़ है। तो ये गड़बड़ कैसे रुकेगी? ये गड़बड़ रुकने के लिए ही जो टॉपिक लाया गया है आपके सामने, उसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी तक नहीं, आज नशा बढ़ गया पढ़ाने के। चलो दोनों डिस्टर्ब नहीं, बढ़िए जरा देखिए, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लाया गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके अंदर क्या कहा जा रहा है? इसके अंदर कहा जा रहा है कि परचेज, ये 100 रुपए। अभी हम किसके एंगल से बात कर रहे हैं पहले ये समझ लेंगे। हम ये बात कर रहे हैं बी के एंगल से। ये कौन है? ए मैं हूं, बी आप अपने एंगल से देखो। आपने क्या किया था? आपने 100 रुपए की माल परचेज किया। क्या क्या 100 रुपए का आपने माल परचेज किया। अरे मेरे मन में एक बात आ रही थी, वो बता देता हूँ, मतलब मेरे पर आ नहीं आता। वो एक यार वो होता है क्या, खेल जैसे थे 100 रुपए की कल ही मैं अपने बच्चों से खेल रहा था, तो 100 रुपए का नाम देते वो याद आ गया। मैंने कहा चलो हंसाने के लिए आपको बता देते हैं। सुनिए मेरी बात, बी ने 100 रुपए का क्या किया? घड़ी चुराई। सुनो, बी ने 100 रुपए का माल खरीदा, तो इस पर 10 रुपए का वो टैक्स लेकर आया, आया ना? इसको हम बोल देंगे इनपुट टैक्स। समझ, इनपुट टैक्स। उसने क्या किया? बी ने 120 का माल बता करके 12 रुपए टैक्स लगा करके 132 रुपए लिए, तो ये बन गया उसके लिए आउटपुट टैक्स। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बी के लिए बात हो रही है। बी के लिए बी ने 10 रुपए का इनपुट टैक्स दिया और 12 रुपए का आउटपुट टैक्स लिया। उसको करना क्या है? उसको आउटपुट टैक्स चुकाना है, गवर्नमेंट को 12 रुपए चुकाने। आप तो पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो, थोड़ा सा 12 रुपए का जो टैक्स उसने लिया, ये उसकी लायबिलिटी पर सरकार को चुकाना है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये भी तो है कि एक वस्तु पर जब एक बार टैक्स लग गया, दोबारा टैक्स क्यों लगेगा? लेकिन टैक्स तो लग रहा है, तो 12 रुपए लगेगा। तो आप इसको तोड़ो, 120 रुपए को तोड़ोगे तो ये 100 प्लस 20 है, तो 100 रुपए का टैक्स तो ये रहा। 20 रुपए का 10% कितना मिलता है? तो अब यहां समझ के चलना कि यहां पर उसने 12 रुपए का टैक्स सरकार को चुकाना है, लेकिन वो करने क्या वाला है? इस 120 रुपए में से 100 रुपए पर जो टैक्स पहले चुका के आ गया है, इसकी वो छूट मांगेगा। किससे मांगेगा? सरकार। ए ने ये 10 रुपए एक लिए क्या थी? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। उसने इस 10 रुपए को किसको चुकाया होगा? गवर्नमेंट को। मतलब ये 10 रुपए चले गए गवर्नमेंट की जेब में। अभी गवर्नमेंट क्या कहेगी कि 10 रुपए मेरी जेब में आ गए। अब ये गवर्नमेंट की जेब में चले गए। अब गवर्नमेंट को दिक्कत कब शुरू होगी? जब बी गवर्नमेंट से बोलेगा भाई साहब वो मैंने 10 रुपए चुकाए थे ए को, वो कृपया मुझे ये 12 रुपए मुझे आपको चुकाने हैं, तो आप 10 रुपए वहां से एडजस्ट कर लीजिए। दिक्कत यहीं से शुरू होगी। क्यों? क्योंकि सरकार का कहना यह है कि यदि बी करेक्ट बोल रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है देने में, लेकिन यदि बी ने फर्जी वाला किया या गलत बोला या बोल के 10 रुपए चोरी करने की कोशिश की हमसे पावर, तो दिक्कत हो जाएगी। और ये हुआ 1 जुलाई 2017 से लेकर आज तक करोड़ों करोड़ों रुपए के जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स के घोटाले पकड़े जा रहे हैं। लोग फर्जी कंपनियां, फर्जी बिल बना बना के करोड़ों रुपए का जो सरकार को चूना लगा रहे। अब ये सब चीजें हुई क्यों हुई?
क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ने जो सिस्टम्स बनाए थे उनमें कमियां थी, जिसको दुरुस्त किया जा रहा है लगातार। कैसे, इसके विषय में हम अलग से बात करेंगे, आज नहीं। लेकिन अभी हमारा पर्पस ये समझना है कि मैं यदि जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, रेगुलर हूँ, तो मैं जो भी माल बेचूंगा उस पर जो टैक्स मैंने लिया वो मुझे गवर्नमेंट को चुकाना है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये चुकाने की जो बात आएगी, वो चुकाना कैसे है, वो चुकाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा हमारा इनपुट टैक्स। तो जब इनपुट टैक्स मैं सरकार से वापस मांगूंगा, समस्या की जड़ यही है, और सरकार कहेगी वेरीफाई करवाओ कि आप सही व्यक्ति हो जो आप टैक्स वापस मांग रहे हो हमसे। सरकार कहेगी 12 रुपए दो, ये कहेगा 10 रुपए तो तुम पे है पहले से, आप मेरे से 2 रुपए ले लो, मुझे मना नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने अभी मुनाफा 20 रुपए का जोड़ा था। 20 रुपए का 10% से 2 रुपए बनते हैं, आप ले लो, मैं 10 तो पहले ही दे के आ चुका हूं। तो सारी लड़ाई झगड़ा इसी चीज का है, सारी लड़ाई झगड़ा जो है वो इसी चीज का है कि ये जो 10 रुपए है, जब ये भी वापस मांगने जाएगा तो सरकार उस चीज को कैसे वेरीफाई करेगी ये व्यक्ति सही है, तो 10 रुपए वापस मांगने आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पर अपनी निगाहें जमा के रखनी है, क्योंकि आप जब जीएसटी की अकाउंटिंग करने जाओगे तो वहां ये बात निश्चित है कि बहुत सारे परचेज की एंट्री आपको चढ़ानी होंगी। तो जितने भी परचेज, अब मैं इसमें बता दूं, परचेज शब्द का जो अर्थ आपको समझाया गया है वो है गुड्स। लेकिन अब जीएसटी के अंदर आप चाहे फिक्स्ड एसेट्स की परचेज करो, चाहे आप सर्विसेज की परचेज करो, चाहे आप खर्चे के अंदर जीएसटी चुकाओ, आप या माल खरीदो, कहीं भी जीएसटी चुकाओ, वो उस पर चुकाए गए जीएसटी की छूट आपको मिल सकती है। एक लाइन इरेज कर देना दिमाग से कि मुझे वो जीएसटी वापस खाते में आ जाएगा। ये कई लोगों के दिमाग में गलतफहमी होती है कि मैंने जीएसटी चुकाया, अब ये लौट के मेरे बैंक खाते में आ जाएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा। आपने फोन पे का वॉलेट या फिर अमेजोन का वॉलेट जैसे मैंने यूज किया कई बार, तो मैंने यदि एक बार उस फोन पे के या अमेजोन के वॉलेट को रिचार्ज करके 1000 पैसे, अभी वो वॉलेट से पैसा मेरे बैंक में वापस नहीं आएगा। आप उसे खर्च कर सकते हो, वॉलेट से पैसा वापस नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार आपने जो टैक्स सरकार को चुका दिया इनपुट टैक्स के रूप में, इनपुट टैक्स का मतलब क्या, परचेज पर चुकाया गया टैक्स। और परचेज का मतलब केवल और केवल गुड्स की परचेज नहीं है, फिक्स एसेट्स खरीदिए उस पर टैक्स चुका कर आए, कोई खर्चा किया, स्टेशनरी खरीदी, इंटरनेट का कनेक्शन लिया, डीजल पेट्रोल हमने डलवाया, स्टेशनरी पर खर्च किया, इस पर भी जो मैं जीएसटी देकर आया उसकी छूट मुझे मिल सकती है। मैंने कुछ सीए से ऑडिट कराई, उसका 20,000 का मिला है, उसमें जीएसटी लगकर आया तो छूट मिल जाएगी। मैंने टैली का सॉफ्टवेयर खरीदा, उस पर जीएसटी गया, छूट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात यहाँ केवल क्या है कि आपने जो टैक्स चुकाना है उस टैक्स को ही एडजस्ट करने के लिए आप उसका उपयोग कर रहे हो। आप सोचो कि मुझे वो टैक्स वापस खाते में आ जाएगा, नहीं आएगा, दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक बात समझ आ रही है? तो आप लोगों को यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के कंसेप्ट को याद रखने का सबसे इजी तरीका ये है कि आप इनपुट टैक्स को ध्यान रखो, आउटपुट टैक्स को ध्यान रखो, और आउटपुट टैक्स को चुकाने के लिए जब इनपुट टैक्स जो हमने पहले चुकाया था उसकी छूट की बात करेंगे तो वही इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाएगा। तो शॉर्ट में आई, टी और सी कहते हैं। बस मैं अब फाइनली लाइव 5 मिनट में टेक्स्ट दे रहा हूँ, वो है अकाउंटिंग का और टैली का, 5 मिनट में, ताकि आप कल से या परसों जब भी आपको मौका मिलेगा आप एंट्री करना शुरू कर दो। आपने समझ लिया आईटीसी क्या है, कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं वो हम बाद में बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग और फिर बाद में मेनली क्या है ग्रुपिंग का, क्योंकि वाउचर एंट्री कुछ बैचों में स्टार्ट नहीं हुई है तो वो मैं बाद में करा दूंगा। पहले हम अकाउंटिंग की कुछ एंट्रीज की बात कर लें। मुझे बता दीजिए जैसे हम गुड्स की परचेज करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? पार्टी यही करते हैं ना, पार्टी के जो भी अकाउंट है। अभी हमारे एग्जाम्पल में हमने 100 रुपए की परचेज की और 100 रुपए पार्टी को दे दिए, तो बात खत्म हो गई। 100 से डेबिट कर दिया, 100 से क्रेडिट कर दिया। मैंने अभी जो एंट्री करनी है उसमें हमने क्या किया, परचेज अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं हम 100 रुपए से, लेकिन पार्टी को मुझे देने हैं 120। क्यों भैया?
क्योंकि 20 रुपए टैक्स भी लगाया, तो मुझे पार्टी को 120 का पेमेंट करना है, लेकिन माल मेरे पास 100 रुपए का ही आ रहा है, तो मेरा परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, और बाकी के 20 रुपए कहाँ है? टैक्स। अब टैक्स के लेजर्स कैसे बनेंगे उस पर बात करना है। तो देखो, यदि ये ट्रांजैक्शन कैसा है, आपको याद आ रहा है, इंट्रा INTRA इंट्रा स्टेट है, तो लगेगा CGST और SGST, ये दो लेजर बनेंगे। शब्दों पर ध्यान दे लेना, लेजर बनेंगे, स्टॉक आइटम की बात नहीं कर रहा हूं। लेजर का मतलब ग्रुपिंग, ग्रुपिंग की क्या होगी? ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और ड्यूटीज एंड टैक्सेस किस में आते हैं? करंट लायबिलिटी। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे और करंट लायबिलिटी में ये जाएंगे, टू पार्टी। क्लियर? तो कितना जाएगा? 10 रुपए यहाँ और 10 रुपए, क्योंकि आधा आधा जाएगा। टैक्स लगा टोटल 20 रुपए का, आधा आधा गया, टू पार्टी। बात खत्म हो गई यहाँ। अभी सर आपने बोला कि CGST SGST तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे, और ड्यूटीज एंड टैक्सेस तो कहलाती है लायबिलिटी, और लायबिलिटी हमेशा कैसी होती है? क्रेडिट। लायबिलिटी हमेशा कैसी होती है? तो क्रेडिट होगी लायबिलिटी मेरी, ये तो काफी अपॉर्चुनिटी केवल आपको ही है 910 वाले बैच में, और तो कोई आया नहीं नए वाले बैच में से। नहीं, नए वाले बैच आप होल्ड, तो आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट आ गया ना, मैंने वो पढ़ा है। तो यहाँ पर क्रेडिट हो गया, तो जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं वो हमेशा क्रेडिट होती है, जितनी भी असेट्स होती हैं वो हमेशा डेबिट होती है। तो आपने देखा कैपिटल का नेचर क्या होता है? हमेशा क्रेडिट, लेकिन वही कैपिटल ग्रुप में जब पॉइंट को डाल देते हैं तो वो क्या होती है? वैसे ही केस है हमारी CGST SGST, मेन काम तो लायबिलिटी ही है, लेकिन परचेज के समय हमने उसको क्या कर दिया? डेबिट। तो जब हमने डेबिट किया तो उसको हम कैसे मानेंगे? असेट्स के रूप में। जब क्रेडिट करेंगे तो उसको मानेंगे लायबिलिटी के रूप में। अभी हमने क्या किया? हमने सेल्स किया, अब हम सेल्स की एंट्री डायरेक्ट करेंगे। मैंने माल बेचा किसको? पार्टी को, तो हमने पार्टी को डेबिट किया। कितने रुपए से पार्टी अकाउंट को डेबिट किया? 132 रुपए से। पार्टी ने कितने लेने हैं? 132। टू सेल्स में कितने की थी? 120 की। टू CGST और टू SGST, ये कितना होगा? 11। तो यहाँ पर कैसे हुआ? 110 हुआ, 5 हुआ, 132 है ना, 120 का सामान बेचा मैंने, 132 रुपए, 6 तो यहाँ पे रकम कैसे हुई? एक 10 ही तो 5 हुई है, 5 तो ये तो 110 का तो बिका था, ये आपको बताया, मैंने गलती कर दी, सॉरी। यहाँ पर परचेज किया था 100 का, 10 रुपए टैक्स दिया, तो 110 रुपए पार्टी को देने। हमने वो 20 रुपए प्रॉफिट जोड़ने के बाद विद टैक्स उस पर लगा दिया, 132 कर दिया, पार्टी से 132 ले रहे हैं। तो यहाँ आपने देखा ये मेरी लायबिलिटी बनी 6 रुपए, 5 रुपए की असेट्स बनती। जब मैं चुकाने की बारी आएगी 6 रुपए, तो मैं अपनी असेट्स का उपयोग करूंगा, 5 का, बचेंगे कितने? 1 रुपए, वो मुझे कैश में, कैश मतलब बैंक में चुकाने पड़ेगी। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। जैसे पार्टी के लेजर आप बनाते आए हो, डेटर क्रेडिटर वैसे ही बनेंगे, परचेज का लेजर परचेज में, सेल्स का लेजर सेल्स में वैसा ही बनेगा। हाँ, CGST SGST IGST की लेजर्स बनेंगी, ये आपको करने होंगे, और आप सेल परचेज की एंट्री चढ़ाओगे, उसके लिए फिर वाउचर्स की बात आएगी, तो वाउचर जाएंगे, परचेज वाउचर के अंदर करेंगे, वो आप धीरे करके हमको कवर कराएंगे। तो आज की क्लास के अंदर जो GST का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से वो हमने टेस्ट करने की कोशिश की। डिटेल जाकर कम से कम 5 घंटे क्लास होगी, अभी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन आज की क्लास के बाद आपको GST के बेसिक कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं इतना यकीन से कह रहा हूँ। नोट्स ले लीजिएगा, वैसे हमारा नियम कुछ और रहता है, वो मैडम से आप बात करोगे तो अपना फोन आ जाएगा, सब समझ दो, सब समझ आ रहे हैं, तो इसलिए वो देख लेंगे, कुछ बेसिक नोट्स हमको दिलवा देंगे, एक मिनट, एक क्वेश्चन आया है, सब सोच बोल लीजिए जाते आप, क्या कहते हैं दोबारा बोले? GST का दायरे में आता है सर, उसमें 8 क्या ड्रॉप करेगा?
देखो इनका प्रश्न है कि यदि पेट्रोल मान के चले यदि जीएसटी के दायरे में आ गए तो उसकी रेट्स पे क्या फर्क पड़ेगा? करंट रेट बढ़ जाएगा। डेफिनेटली सस्ता होना चाहिए। हाँ, आज की डेट में ऐसा कैलकुलेशन जो सोशल मीडिया में चलता है कि आधे से ज्यादा टैक्स लगता है, मतलब डबल है जस्ट। तो ऐसे केसेस में सरकार की मोटी कमाई डीजल पेट्रोल की हो रही है, सरकार वहां से टैक्स कितना ले जाएगी उस पर? 28 से ज्यादा कोई स्लैब नहीं है आज की रेट में। डीजल पेट्रोल पर 28% से ज्यादा कोई स्लैब नहीं है सॉरी नहीं, मैं आपको बता दूं, एक जानकारी बता दूं। चलो कितना एक प्रश्न उठा है, सुन लिया करो जरा यार, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही है ना। इतना ज्ञान बट रहा है, संत जनों की टोली बैठी हुई है हमारे, इतने संत बैठे हुए हैं आज, भंडारा चल रहा है ना। सुनो सुनो मेरी बात, आपने प्रश्न पूछा उसका आंसर मैं दे दूंगा आपको। पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट, कोई भी व्यक्ति जो खाता पीता हो कभी उसकी वो टैक्स की हिस्ट्री निकाल के देखे। यदि वो 100 रुपए का पान मसाला खाएगा तो एग्जैक्टली उसको 100 रुपए के पान मसाला, मैं वस्तु की कीमत की बात कर रहा हूँ, विद टैक्स उसको पड़ेगा वो 188 रुपए। यदि किसी को तंबाकू खाने की आदत है, पाउच जो तंबाकू के रजनीगंधा और राष्ट्रीय 100 रुपए का राष्ट्रीय या रजनीगंधा पड़ता है तंबाकू वाला 288 रुपए। 288 रुपए का 100 रुपए का तो वो 160 रुपए का सेस लग गया और 28% का जीएसटी। जितनी भी कारें हम खरीदते हैं उन कारों पर 28% जीएसटी है, 17% का सेस है। कारों पर कितना टैक्स हो गया टोटल? 47%। आपने जो प्रश्न पूछा था ना कि दारू बदनाम कर दी, दारू या शराब अल्कोहल जो भी है वो सस्ती नहीं होगी। सरकार अपना उतना टैक्स कलेक्ट करने की उस पर सेस लगाएगी। फर्क ये है कि चूंकि राज्य अपने अपने तरीके से टैक्स वसूल कर रही है उस पर, जो जीएसटी में आ गया तो सारे राज्यों को एक जैसा टैक्स लेना पड़ेगा। इसी वजह से बच रही है सरकारें। जो कम ले रही है वो तो फायदे में आ जाएंगी और जो ज्यादा ले रही है उनके लिए नुकसान उठाना पड़ेगा उन्हें। दिक्कत यहाँ है। डीजल पेट्रोल में सेम कहानी है। सॉरी बराबर हो जाएगी सारे। फिर आप कहीं से भी, अभी क्या होता है आप देखो कई बार राजस्थान वो क्या बोलते हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे ना ड्रम की ड्रम लेके भरे खड़े होते। क्यों भैया? वो भी वहां सस्ती मिलती है। देखिए प्लीज मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट। फाइनली आज की क्लास से आपको क्या समझ में आया, कैसा लगा, आप फीडबैक तरीके से दे देना एक डीसी का जरूर, क्योंकि मेरे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मुझे आगे की क्लासेस की प्लानिंग करनी है। और दूसरा वो मेथड क्या होगा, तो ग्रुपों के माध्यम से हम लोग ले लेंगे आपसे और एक्चुअल दीजिएगा जो भी है। आपको नहीं आया समझ में तो नहीं आया, बस ग्रुप में तो डाल दूंगा, लेकिन अभी इन टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बनाई नहीं।